आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन का सेकंड पार्ट। देखिए, जैसा कि हमने पार्ट 1 में ट्रांसपोर्टेशन के हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, और हमने देखे थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड दैट वर मेड इन द हिस्ट्री एंड द 320 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान। तो इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड्स। सी ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रैफिक वॉल्यूम, on the basis of traffic volume, the roads are divided into three types, that is heavy, medium and light. उसके बाद on the basis of load transportation, the roads are classified into two types, class A and class B. And third classification is on the basis of location and function. उसके बाद हम चलते हैं कि रोड पैटर्न्स के बारे में, कितने तरीके के रोड पैटर्न्स होते हैं जो हम बना सकते हैं या जो हमारी सोसाइटी में या हमारी दुनिया में जो अवेलेबल है। तो पहला हम अगर देखते हैं तो सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न का। सेकंड है स्टार और रेडियल और ब्लॉक पैटर्न। थर्ड है स्टार और रेडियल एंड ग्रिड पैटर्न। फोर्थ इज स्टार और रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न। फिफ्थ इज़ हेक्सागोनल पैटर्न एंड सिक्स्थ इज़ मिनिमम ट्रैवल टाइम पैटर्न। अगर हम फर्स्ट वाले की तरफ चलते हैं तो फर्स्ट इज़ रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, विच इज़ इट वॉज अडॉप्टेड इन चंडीगढ़। ये जो डिज़ाइन है, जो पैटर्न है, ये चंडीगढ़ में पाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या हो रखा है, ऐसे जिगजैग स्ट्रेट लाइन में क्रॉस में हमारी रोड्स पाई जाती है, और जो ये सेंटर में जो एरिया है यहाँ पर, ये आपका बिल्टअप एरिया है, यहाँ पर हाउसिंग जो भी है वो यहाँ पर बने हुए होते हैं। सेकंड टाइप ऑफ पैटर्न इज स्टार और रेडियल और ब्लॉक पैटर्न। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक बिल्टअप एरिया सेंटर में है और उसके चारों तरफ से ऐसे इस तरीके से रोड जाती रहती है, तो ये स्टार और रेडियल और ब्लॉक पैटर्न कहलाता है। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो थर्ड इज़ स्टार और रेडियल एंड ग्रिड पैटर्न। ये जो है ये अडॉप्ट किया गया है नागपुर में। इसमें क्या होता है, हमारे पास वही एक बिल्टअप एरिया सेंटर में होता है, उसके चारों तरफ से रोड जा रही होती है और वो रोड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, तो ये एक ग्रिड बनाती है अपने आप में। तो ये ग्रिड बनाती है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, रेडियल एंड ग्रिड पैटर्न। फिर हम आगे चलते हैं तो फोर्थ वन इज़ स्टार और रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न। जैसा कि सर्कुलर है, अब ग्रिड नहीं बनेगी, अब एक बिल्टअप एरिया के चारों तरफ क्या होगा, सर्कुलर शेप में रोड्स होगी और वो अपने आप में एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, तो इसे कहते हैं रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न। फिफ्थ इज़ हेक्सागोनल पैटर्न। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चीज़ है जो कि है बिल्टअप एरिया है, ये बिल्टअप एरिया है पूरा, ये तीनों, और उसके चारों तरफ हेक्सागोनल पैटर्न में रोड्स अवेलेबल है। फिफ्थ इज़ मिनिमम टाइम ट्रेवल पैटर्न। अब एक हमारे पास एक है स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, एक है हमारा एंड पॉइंट यहाँ पे। अब इसके बहुत सारे रास्ते हैं जाने के, एक यहाँ से भी आप घूम फिर के जा सकते हैं, एक यहाँ से भी जा सकते हैं। तो जो आपको मिनिमम टाइम ट्रैवल में जो आपको वहाँ तक पहुँचा दे वो आपका मिनिमम टाइम ट्रैवल पैटर्न था। फिर आगे हम चलते हैं तो इंजीनियरिंग सर्वे फॉर दी हाईवे अलाइनमेंट। उसमें हम देखते हैं कि हाईवे अलाइनमेंट क्या होता है। देखिए, हाईवे अलाइनमेंट इज़ नोन एज द मार्किंग ऑफ द सेंटर लाइन। अब हम जो हाईवे की सेंटर लाइन मार्क करेंगे उसे हम हाईवे अलाइनमेंट कहते हैं। अब इंजीनियरिंग सर्विस में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि हम उसको सर्वे कर पाएँ जो भी हम वो बना रहे हैं। तो फर्स्ट चीज़ हम देखेंगे तो वो क्या है, मैप स्टडी। मैप स्टडी क्या कहलाती है, टोपोग्राफिक मैप इज टेकन फ्रॉम सर्वे ऑफ इंडिया फॉर स्टडी पर्पस। द मार्किंग ऑफ वैलीज, माउंटेन्स एंड रिवर्स आर डन। तो सारी चीज़ जो भी हमारे जोग्राफिकल फीचर्स हैं उनको हम मार्क कर लेते हैं और वो मैप स्टडी कहलाती है। सेकंड वन इज़ रिकनेसेंस। रिकनेसेंस में क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड एज साइट विजिटिंग। ये साइट विजिटिंग कहलाता है। आप साइट पर जाके देखेंगे कि किस तरीके की चीज़ें अवेलेबल है। दिस स्टेप हेल्प्स इन डिसाइडिंग द मोस्ट फेवरेबल रूट। तो ये क्या करता है, आपका सबसे फेवरेबल रूट, जो भी आपका आसान रास्ता है वो आपको डिसाइड करने में आपकी मदद करेगा। थर्ड वन इज़ प्रीलिमिनरी सर्वे। In this, the soil testing is done at some location and the rough estimation is prepared. तो सॉइल टेस्टिंग करी जाती है, जो भी लैब टेस्ट है आपके सारे कॉम्पैक्शन टेस्ट सारे वो भी किए जाते हैं और एक रफ एस्टिमेशन बनाया जाता है प्रीलिमिनरी सर्वे में। फोर्थ इज़ फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। इट इज़ डन टू प्रिपेयर द फाइनल एस्टिमेशन। तो ये फाइनल एस्टिमेशन आपका बना कर देता है। फिर हम चलते हैं हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की तरफ।
द हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन विल इंक्लूड द ऑप्टिमम इफिशियंसी इन ट्रैफिक कंडीशन ऑपरेशंस। ऑप्टिमम इफिशियंसी हमारी क्या रहेगी, हम ट्रैफिक को अगर ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो हमारा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, हमारा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, तो ये हम देखेंगे हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में। द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन इंक्लूड्स द क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन ऑफ द एलिमेंट, कि हमारा जो रोड है उसका क्रॉस सेक्शन किस तरह से वो दिखेगा। और दूसरी चीज़ है हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, कि हमारा अगर कार ऐसे आ रही है और हमें अगर उसको टर्न आउट देना है तो हम वो कैसे दे सकेंगे, तो ये हम चीज़ें देखेंगे। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन इसमें इंक्लूड होगी। थर्ड वन इज़ समिट एंड वैली कर्व। समिट एंड वैली कर्व को हम देखेंगे। एंड फोर्थ वन इज़ इंटरसेक्शन डिज़ाइन, कि किस तरह से अगर रोड्स के बीच में इंटरसेक्शन देना हो तो वो इंटरसेक्शन हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पर, कौन कौन से फैक्टर हमारी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है डिज़ाइन स्पीड। सबसे पहली चीज़ है कि स्पीड कितनी होनी चाहिए और किस तरीके की रोड पर कितनी स्पीड हम रख सकते हैं किसी भी व्हीकल के लिए। तो नॉर्मल सी बात है कि वो डिपेंड करेगा हमारे क्लास ऑफ रोड पर, कि हमारे रोड की क्लास क्या है, दैट इज़ वो नेशनल हाईवे है, वो स्टेट हाईवे है, वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है या और भी कुछ। तो हम अगर ऑर्डर देखते हैं स्पीड का, तो जो स्पीड है वो डिक्रीज़ करती है जैसे जैसे रोड की क्वालिटी हमारी कम होती है। तो नेशनल हाईवे पर ज़्यादा स्पीड रहेगी, स्टेट हाईवे पर कम, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर और कम। तो डिज़ाइन स्पीड डिक्रीजेज एज द क्वालिटी ऑफ रोड डिक्रीजेज। तो डिज़ाइन स्पीड आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो डिज़ाइन स्पीड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टोपोग्राफी ऑफ रोड। तो टोपोग्राफी पर भी आपका डिपेंड करेगा कि किस तरीके की टोपोग्राफी रोड की। अभी नेशनल हाईवे अगर एक तो नॉर्मल प्लेन में है और एक माउंटेनियस एरिया पर है तो वो दोनों भी चेंज होगा वहाँ पर। सेकंड थिंग इज़ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स नेचुरल स्लोप। नेचुरल स्लोप एक प्लेन एरिया में स्लोप, एक हिली रीजन में स्लोप है, तो दोनों में स्लोप में डिफरेंस होता है। तो इट इज़ नेम्ड इनटू टाइप्स, दैट इज़ प्लेन टेरेन। प्लेन टेरेन में जो आपकी क्रॉस स्लोप रहेगी वो अप टू 10% तक रहती है। रोलिंग टेरेन क्रॉस स्लोप इज़ 10 to 25%। माउंटेनियस टेरेन क्रॉस स्लोप इज़ 25 to 60% एंड स्टीपर टेरेन क्रॉस स्लोप इज़ ग्रेटर देन 60%। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि अगर आपका क्रॉस स्लोप 25 से 60% के बीच में तो वो किस तरीके का टेरेन है, या फिर अप टू 10% है तो वो किस तरीके का टेरेन है। तो ये आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। फॉर NH एंड SH डिज़ाइन स्पीड इज अब NH एंड SH की बात करते हैं, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की। तो प्लेन टेरेन में हमारे पास डिज़ाइन स्पीड रहती है 100 किलोमीटर पर आवर। रोलिंग टेरेन में हमारे पास डिज़ाइन स्पीड रहती है 80 किलोमीटर पर आवर और माउंटेनियस टेरेन में हमारे पास डिज़ाइन स्पीड रहती है 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप डेटा को याद कर लीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारा डेटा है जो कि आपको याद करना ही पड़ेगा। थर्ड फैक्टर इज़ ट्रैफिक फैक्टर। ट्रैफिक फैक्टर दो तरीके के होते हैं, एक तो व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स और एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ वन इज़ एनवायरमेंटल एंड अदर फैक्टर्स सच एज एस्थेटिक्स, लैंडस्केपिंग, एयर, साउंड पॉल्यूशन शुड बी कंसिडर इन दी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि आपका लैंडस्केप कैसा है रोड पर, तो वो भी आपका डिपेंड करता है रोड का कैरेक्टरिस्टिक उसका डिज़ाइन करने में। फिफ्थ वन इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा डिज़ाइन ऑफ रोड में। इट डिटरमाइंस द ऑपरेटिंग स्पीड एंड द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हीकल विथ सेफ्टी। कितना आपको डिस्टेंस रिक्वायर होना चाहिए कि आप अपना एक्सीडेंट से पहले या कॉलिजन से पहले उस व्हीकल को रोक सकें उस रोड के ऊपर। टू टाइप ऑफ फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट्स आर देयर। अब दो तरीके के फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट्स होते हैं। पहला है लेटरल कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड सेकंड वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये हमारे रोड की बात करते हैं, ये कोई भी व्हीकल है हमारे पास, उस पर एक लेटरल फ्रिक्शन लगेगा अंदर की साइड पर, ठीक है। वो उसको अब जैसे ये रोड पर एक कार चल रही है, अगर ये कार इस साइड पर चल रही है तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, तो आपके वो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो उसे हम F कहेंगे। ये कौन सा फ्रिक्शन है? लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, लॉन्गिट्यूडनल कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू प्री डिटरमाइंड है बाय IRC। IRC ने इस चीज़ की वैल्यू प्री डिटरमाइन कर रखी है। उन्होंने बताया कि
लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो 0.35 से लेकर 0.40 के बीच में रहेगी। अब 0.35 किसके लिए रहेगी? फॉर हाई वेलोसिटी व्हीकल विच आर एट द स्पीड ऑफ 80, 90, 100 और 120 किलोमीटर और मोर। एंड 0.40 अगर आप स्पीड कम रखेंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, इसलिए ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। तो अगर आपका 0.40 मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, मतलब आपकी स्पीड कम होगी, तो फॉर लो वेलोसिटी विच इज़ 20, 40 एंड 50 किलोमीटर समहाउ। देन इफ़ वेलोसिटी इंक्रीजेज, अगर हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफकोर्स कम होगा। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं तो वो था लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये अब बात करते हैं लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, जो कि IRC ने दिया है। इसकी वैल्यू फिक्स है, इसका कोई भी स्केल नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स है 0.15। फ्रिक्शन में अगर बात करते हैं तो दो केसेस पॉसिबल है, या तो आपका व्हीकल स्लिप होगा या फिर आपका व्हीकल स्किड होगा। दोनों की अलग अलग कंडीशन है। देखिए स्किड की कंडीशन क्या होती है? इट इज़ द कंडीशन व्हेन व्हीकल स्लाइड विदाउट रिवॉल्विंग और पार्शली रिवॉल्व, और व्हेन द पाथ ट्रेवल अलोंग द रोड इज़ मोर देन द सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस। अगर आपका व्हीकल रोल ना करते हुए सिर्फ ये स्लिप हो जाए, इसी तरीके से स्लिप हो जाए, स्किड हो जाए, तो वो आपकी कौन सी कंडीशन होती है? स्किड कंडीशन होती है। मतलब आपका व्हीकल घूम नहीं रहा, ऐसे घूम नहीं रहा, वो सिर्फ इसी पोजीशन में यहाँ पर रोड पर स्लाइड कर रहा है, तो वो आपका स्किड कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन इज स्लिप कंडीशन। व्हेन द पाथ ट्रेवल अलोंग द रोड इज़ लेस देन द सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस ऑफ द व्हील। अगर आपका पाथ ट्रेवल वो जो कि लेस देन है सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस है, तो आपके स्लिप कर रहा है, मतलब आपका व्हीकल एक ही जगह पर स्लिप करे जा रहा है, वो चल नहीं रहा। तो इसमें क्या होगा? पाथ ट्रेवल वो होगा लेस होगा सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस से। फिर बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन की। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करेंगे, जैसे टाइप ऑफ पेमेंट सरफेस की, स्मूथ है, रफ़ है, वेट है, ड्राई है, तो किस तरीके की सरफेस आपके पास है अवेलेबल, तो वो अफेक्ट करेगी। टाइप ऑफ कंडीशन ऑफ टायर एंड टायर प्रेशर, नया टायर है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, प्रेशर अगर टायर में कम है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। थर्ड इज़ स्पीड ऑफ व्हीकल अगर ज़्यादा है तो फ्रिक्शन कम होगा। न्यू टायर हैव मोर फ्रिक्शन एज दे हैव बेटर ग्रिप्स, उनकी ग्रिप्स अच्छी होती है तो उनमें ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कैम्बर। रोड्स में कैम्बर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि हमारे प्रोवाइड करता है कि कितनी हमें उसको स्लोप देनी है रोड को फॉर ड्रेनेज पर्पस। तो कैम्बर में हम देखते हैं द अमाउंट ऑफ द स्लोप विच इज़ गिवन टू द सरफेस ऑफ रोड फॉर द ड्रेनेज पर्पस इज कॉल्ड कैम्बर। तो मतलब ड्रेनेज के लिए हमें कितना उसमें स्लोप देना है रोड को ताकि वो वाटर इजीली डिस्पोज ऑफ हो जाए, तो वो कैम्बर कहलाता है। अब कैम्बर कैन बी स्ट्रेट कैम्बर, इट कैन बी अ पैराबोलिक कैम्बर और इलेप्टिकल कैम्बर। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये एक स्ट्रेट कैम्बर है रोड का, ये एक इलेप्टिकल या फिर इसे आप पैराबोलिक भी कह सकते हैं। कैम्बर फॉर सीमेंट रोड विल बी लेस एज कम्पेयर टू बिटुमिनस रोड। सीमेंट रोड में इजीली ड्रेन ऑफ हो जाता है वाटर, तो वहाँ पर कैम्बर की आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लगभग वहाँ ज़ीरो ही होता है कैम्बर। तो इन फैक्ट स्ट्रेट कैम्बर कैन बी प्रोवाइडेड फॉर सीमेंट रोड बिकॉज द कैम्बर अमाउंट इज़ लेस एंड देयर विल बी लेस जर्क इन लेन ट्रांसफ़र। तो बिल्कुल बहुत कम अमाउंट का हमें कैम्बर देना पड़ता है, बिल्कुल 0 डिग्री का। तो बिटुमिनस में हमें एज़ कम्पेयर टू सीमेंटियस ज़्यादा कैम्बर देना पड़ता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैम्बर कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, कॉम्बिनेशन ऑफ कैम्बर भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेट कैम्बर था यहाँ से, और फिर उसको हमने पैराबोलिक कैम्बर में प्रोवाइड करा दिया, तो ये हम कर सकते हैं इसको। फिर हम आगे चलते हैं IRC रिकमेंडेशन क्या देता है कैम्बर के लिए। तो वो हम देख सकते हैं कि वो डिपेंड किस पर कर रहा है, हमारे टाइप्स ऑफ पेमेंट सरफेस पर, कि हमारी पेमेंट सरफेस कौन सी है। तो अगर हम कंक्रीट पेमेंट की बात करते हैं, और उसमें भी दो डिफरेंट क्लासेस, एक हाई रेनफॉल जो कि हिली एरियाज़ की है, एक लो रेनफॉल। तो कंक्रीट पेमेंट में अगर हाई रेनफॉल का केस हो तो कितना परसेंट देना पड़ता है? 2%। 2% का मतलब है 2/100। इसको काटेंगे तो 1/50, मतलब 1 वर्टिकल टू 50 हॉरिजॉन्टल का हमें कैम्बर प्रोवाइड करना पड़ता है हाई रेनफॉल के केस में। और 1.7% का, जो कि सबसे मिनिमम है इस पूरे
चार्ट में 1.7% लो रेनफॉल में। फिर अगर हम बात करते हैं थिन बिटुमिनस की तो उसमें 2.5%, इट मीन्स 1 वर्टिकल टू 40 हॉरिजॉन्टल। और अगर लो रेनफॉल की बात करते हैं तो वहाँ 2%। वाटर बाउंड मैकेडम WBM की बात करते हैं तो 3% और 2.5%। एंड अर्थ मटेरियल्स की बात करते हैं तो 4%, ये सबसे मैक्सिमम रहेगा, और ये 3%, और ये लो रेनफॉल में सबसे मैक्सिमम यहाँ रहेगा। तो ये पूरी बात समझ में आती है। टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो विड्थ ऑफ द पेवमेंट और कैरिज वे कितनी रहेगी। अगर क्लास ऑफ रोड्स और विड्थ के कंपैरिजन में देखते हैं तो अगर सिंगल लेन है तो आपके पास 3.75 मीटर की विड्थ होती है। 2 लेन विदाउट रेस्ड कर्व में आप 7 मीटर, 2 लेन विथ रेस्ड कर्व 7.5 मीटर, एंड मल्टी लेन में 3.5 पर लेन से हम चलते हैं। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम रोड की बात करते हैं तो आपके पास एक रोड का डिज़ाइन है जो कि कुछ इस तरह से है। ये एक रोड है, ये बीच में आपके पास डिवाइडर है, इसमें आपके पास ये 3 लेन बनी हुई है और ये 3 इधर से जाने की आने की है। तो अगर हम इस रोड की बात करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, इस रोड की बात करते हैं तो ये 3 लेन रोड है, सिर्फ 3 लेन रोड है। और अगर डिवाइडर को इंक्लूड करके दूसरी साइड की भी बात करते हैं तो 6 लेन, 1 2 3 4 5 6 लेन है, बट 2 वे रोड है। अगर हम सिंगल वे की बात करते हैं तो सिर्फ 3 लेन रोड है, और अगर आने और जाने की दोनों तरफ की बात करते हैं तो 6 लेन 2 वे रोड है। द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल दैट इज़ अलाउड बाय IRC इज़ 2.44 मीटर। ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जैक्ट 2.44 मीटर है IRC का रिकमेंडेशन। बस आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।